जुलाई 12, 2013 एफएमसी यानी कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एक नोटिफिकेशन भेजती है और एनएससीएल नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड को किसी भी तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डील करने से मना करती है। कुछ ही दिनों में पता लगता है कि एक पूरी की पूरी एक्सचेंज यानी कि एनएससीएल ने 5,600 करोड़ का घोटाला किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित रत्नानी। मेरा नाम अर्शिया है और हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के फाइनल ईयर के छात्र हैं और आज हम आपको एनएससीएल स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें एनएससीएल स्कैम पे वीडियो बनाने का मौका दिया। कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग एक कमोडिटी खरीदने और बेचने, नकद भुगतान करने और स्पॉट पर अपना माल प्राप्त करने के बारे में है। यह दर्शाता है कि बायर यानी खरीददार और सेलर यानी विक्रेता एक कीमत पर सहमत होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अपने पक्ष को तुरंत डिलीवर करते हैं। एनएससीएल एक स्पॉट एक्सचेंज था जिसे इस गतिविधि में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक होने की और एनोनिमस होने की अतिरिक्त सुविधाएं थी। इस तरह के किसी भी एक्सचेंज की विशेषता यह होती है कि एक्सचेंज को दोनों पार्टी को गारंटी देनी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अगर खरीददार किसी भी कारण से पैसा नहीं ला सकता है तो एक्सचेंज को सामान किसी और को बेचना होगा और पैसे की वसूली करनी होगी। और इसी तरह की कवायद अगर कोई विक्रेता चूक करता है तो वह भी एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है। जब बायर और सेलर एक दूसरे से दूर हों तो एक्सचेंज डिलीवरी की गारंटी कैसे दे रहा है? विचार यह है कि सेलर को एक एक्सचेंज डेजिग्नेटेड गोदाम में आना होगा और अपने गुड्स देने होंगे, जिसे क्वालिटी और वजन के लिए टेस्ट और वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसे एक वेयरहाउस रसीद मिलती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। अब जब वो एक्सचेंज पर बेचता है तो वेयरहाउस रसीद खरीददार को ट्रांसफर हो जाती है। यह रसीद खरीददार को गुड्स को गोदाम से बाहर ले जाने का अधिकार देती है, या यदि वो चुने तो गोदाम के किराए का भुगतान करके बायर अपने गुड्स को वहां बाद में बेचने के लिए भी रख सकता है। कमोडिटी ट्रेडिंग को करने के लिए नियम हैं जिन्हें फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी एफएमसी द्वारा मजबूती से नियंत्रित किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत स्पॉट कहे जाने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को 11 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, यानी गुड्स की डिलीवरी और पैसे का ट्रांसफर दोनों 11 दिनों के भीतर पूरे होने चाहिए, जिन्हें हम T+11 भी कहते हैं। बायर और सेलर को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 11 दिन का समय दिया जाता है और इसी प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि यह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना बने। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा 2007 में दी गई एक छोटी नोटिफिकेशन के तहत स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स को एफएमसी रेगुलेशन से बाहर माना गया था। यह छूट विशेष रूप से 1 दिन की अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दी गई थी, या टेक्निकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो 2 दिनों के भीतर गुड्स की डिलीवरी और पैसे का ट्रांसफर दोनों को पूरा करते हैं, जिन्हें हम T+2 कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। एनएससीएल एक स्पॉट एक्सचेंज है। उन्हें सिर्फ T+2 कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने कई और कॉन्ट्रैक्ट भी निकाले जो 25 या 35 दिन के लिए वैध रहते थे। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की व्यापारी करने की अनुमति एनएससीएल के पास नहीं थी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि T+25 या T+35 दिनों के बाद सेटल किए जाते थे और जिसकी वजह से इस घोटाले का जन्म हुआ। ऐसा पाया गया था कि एनएससीएल जोड़े में कॉन्ट्रैक्ट को बेचता था। एक नज़र जनवरी के T+3 और T+36 दिनों के कैस्टर सीड के कॉन्ट्रैक्ट पे डालते हैं तो पता चलता है कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में समान मात्रा और ब्याज को दर्शाता है, जिससे ये साबित होता है कि एनएससीएल जोड़े में कॉन्ट्रैक्ट को बेचता था और ब्रोकर्स भी कभी भी आपको व्यापार की एक साइड नहीं लेने देते थे। प्रभावी रूप से आप लगभग 1 महीने के लिए एक कमोडिटी के मालिक होंगे और 25 या 35 दिनों बाद आप उसको बेचकर आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट ले लेते थे।
एक्सचेंज ने इसी अवधि के दौरान निवेशकों से सभी बाधाओं को हटा दिया और कॉन्ट्रैक्ट के मूल अंतर से आपको 15% का शुद्ध रिटर्न मिलता था। यह 15% का आर्बिट्राज लगभग गारंटीड हो गया था। NSCL एक एक्सचेंज के रूप में गारंटी थी, इसलिए निवेशकों ने सोचा कि इससे बढ़िया अवसर कहीं और कहां मिलेगा। ब्रोकर्स ने इस इन्वेस्टमेंट योजना को अपने ग्राहकों को लगभग 2 साल से अधिक समय तक बेचा और ग्राहकों की संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो गई, जिनमें से प्रति एक ने अपने बेहतर रिटर्न पाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगा। दूसरी तरफ कौन था, यानी जब आप बाय करते थे तो आपको कौन बेचता था और जब आप सेल करते थे तो आपसे कौन खरीदता था। क्या आर्बिट्राज वास्तविक में थी? नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े में बेचे जाते थे और यह सिर्फ एक कमोडिटी पे नहीं था बल्कि सारी कमोडिटी पे था और पोजीशन के उस तरफ के लोग एक्सचेंज के सिर्फ 24 सदस्य थे, जिन्हें प्रोसेसर, प्लांटर्स या उधारकर्ता कहा जाता था, जिनके खुद के प्लांट्स होते थे जहां पे कमोडिटीज को प्रोसेस करा जाता था और यही जगह वेयर हाउस की तरह काम करती थी जहां पे कमोडिटीज को रखा भी जाता था। यह 24 सदस्य ही आपको T+2 पे बेचते थे और T+36 या 25 पे आपसे खरीदते थे और बदले में आपको लगता था कि आप भारी रिटर्न कमा पा रहे हैं। में निवेशक एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे थे। इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं एक प्रोसेसर हूं और मैं अगर बैंक के पास जाता हूं और उधार लेता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और इसी ब्याज से बचने के लिए ये लोग आपसे कम ब्याज पे पैसा उठाते थे। जब ये लोग T+2 कॉन्ट्रैक्ट निवेशकों को बेचते थे तब इनके पास पैसा आता था और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर ये लोग निवेशकों को पैसा देते थे। इस तरीके से ये लोग कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाते थे और निवेशकों को लगता था कि वेयर हाउस में पड़ी कमोडिटी की वैल्यू बढ़ रही है और इस एक्सचेंज पे व्यापार करके वो लोग अच्छा मुनाफा कमा पा रहे थे। असलियत में कोई कमोडिटी मौजूद ही नहीं होती थी। कुछ निवेशक तो कमाए हुए इंटरेस्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट खरीदते थे और इसी स्कीम को रोल ओवर या जारी रखते थे ताकि अच्छा मुनाफा कमा सके। बट कुछ निवेशकों को दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने कमोडिटी की डिलीवरी की मांग की और बस यहीं पे इस घोटाले का पता चला कि इन 24 सदस्य या बोरवर्स की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो उन कर्ज को चुका सके। रोल ओवर रुकने के बाद ये बात सामने आई कि इस एक्सचेंज पे ना तो पैसे और ना ही कमोडिटी थी इन ट्रांजैक्शंस को पूरी करने के लिए और बस यहीं पे एक नए स्कैम का जन्म हुआ। पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने 17 जनवरी 2021 की शाम को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अंजनी सिन्हा को गिरफ्तार किया था। NSCL घोटाला सामने आने के 7 साल बाद दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले की जांच तेज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने कुणाल खनेजा की शिकायत पर यह कार्रवाई की थी। कुणाल खनेजा दिल्ली के एक कमोडिटी ब्रोकर हैं। खनेजा ने 2015 में अंजनी सिन्हा और अन्य 63 मून्स के प्रमोटर्स के खिलाफ NSCL घोटाले में शिकायत दर्ज कराई थी। 2013 में NSCL में 13,000 इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों के 5,600 करोड़ रुपए फंसे हुए थे, जो काफियों को अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 20 से अधिक बोरोवर्स ने अब तक पैसे नहीं लौटाए हैं। मुंबई पुलिस ने अंजनी सिन्हा, 63 मून्स के चेयरमैन जिग्नेश शाह, ब्रोकिंग फर्म के आनंद राठी, IIFL के चिंतन मोदी और जॉफिन कॉमट्रेड के CP कृष्णन को गिरफ्तार किया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की जांच कर रहे हैं। हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने NSCL में 5,600 रुपए के धोखाधड़ी में शिवसेना नेता प्रताप सरनायक की 11.35 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज यानी कुर्क की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।